तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की महामैराथन क्लास में। मैं हूं डॉक्टर ललित और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और सेशन को आगे बढ़ा दो, जिससे कि आप सभी जैसे दोस्तों को ये फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन जो चल रहा है वो मिल जाए और आसानी से चीज़ों को हम आगे बढ़ा सकें। ओके, तो लेट्स सी महामैराथन क्लास मेरे साथ। मैथमेटिक्स के सारे सवाल होंगे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रखता हूं, जल्दी से एक तेजी के साथ मैं चाहूंगा आपके धमाकेदार उत्तर मिले, कोई भी ना रुके, कोई भी ना झुके और तेजी से आपके सवालों के धन धनाधन उत्तर आते रहे। तो करेंगे ना आप ये सब कुछ आज के सेशन में, मुझे उम्मीद है। तो तीन क्रमागत धनात्मक संख्याओं के वर्गों की संख्या का योग 365 है। तदनुसार उन संख्याओं का योग कितना होगा? 3 consecutive squares of positive numbers. The sum is 365. Accordingly, what is the sum of those numbers? यानी तीन नंबर अलग अलग हैं, क्रमागत का मतलब लगातार हैं, और तीनों के वर्गों का योग दिया है 365। आपको बताना है उनका सम कितना होगा। तीन नंबर फाइंड आउट नहीं करने, आपको उन तीनों का योग बताना है। अदरवाइज सवाल को आप ऑप्शन से भी कर सकते थे। तो देखो, इस सवाल को करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। मैं आपको दोनों तरीके समझा देता हूं, दोनों तरीके बता देता हूं। तरीका सबसे आसान वाला क्या है? आप जब भी आपको क्रमागत संख्याएं मिलें तो आप हमेशा मानना कि एक संख्या, ओ ब्लैक एंड व्हाइट हो रहा है, इसको ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, व्हाइट एंड व्हाइट करते हैं। अगर आप संख्या ए मानेंगे तो इससे आगे वाली संख्या a+1 होगी, इससे पहले वाली संख्या a-1 होगी। इज इट क्लियर? एक तरीका तो यह है, नहीं तो आप ऐसे भी मान सकते हैं a आगे वाली संख्या a+1 है, नहीं +2। इससे थोड़ा सा सवाल आपका जब अगर आप इन तीनों संख्याओं को लेट करेंगे तो सवाल का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, है ना। इससे करेंगे तो आसान हो जाएगा। तो हमने तीन संख्याएं मानी ये वाली, उसमें तीनों का स्क्वायर कर दें तो भाई इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो क्या हुआ? a² + 1 - 2a प्लस a² प्लस a² + 1 + 2a इज इक्वल टू व्हाट? 365। लो जी, हो गया सवाल। 2a से 2a कट गया, यहां पर नहीं कटता, यहां पर आपको फैक्टराइजेशन करना पड़ता, इसी वजह से मैं सवाल को बता रहा था। बहुत बढ़िया, 1 2 3 2, तो 3a² + 2 इज इक्वल टू 365। या आप कह सकते हैं 3a² इज इक्वल टू 365 - 2। आप कह सकते हैं a² इज इक्वल टू 363/3, दैट इज 121, और a इज इक्वल टू 1 to 1 का स्क्वायर रूट, दैट इज 11। तो a 11 है, तो अब a 11 है, इससे पहली वाली संख्या a-1 10 और इसके बाद वाली a+1 12, तो क्या हुई? 10 11 12, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 33 इज द राइट आंसर। क्लियर है? सबको समझ में? बहुत बड़े सुशील ने बहुत अच्छे से उत्तर दिया है इसका, और आपने एकदम सही जवाब चुना है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आप इससे भी कर सकते थे, तो ये तो आपको यहां पर फैक्टराइजेशन करना पड़ता, क्योंकि यहां पर आपको ए और मिल जाता। इस वाले तरीके में क्या होता है, इस वाले मेथड में ये ए से कट जाता है, तो सवाल इजी बन जाता है। वकील बहुत बढ़िया। तो चलो, तैयार हो गई हैं, एक और सवाल की तरफ देखते हैं। वन मोर क्वेश्चन फॉर यू गाइस, हियर वी गो विद द न्यू क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन इज हियर फॉर यू। भाग के एक प्रश्न में भाजक अपने भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है। तदनुसार यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य कितना होगा? द डिवीजन इन a division question is its quotient is 10 times of and 5 times of remainder. Accordingly, if the remainder is 46, what will be the dividend? तो बड़ा आसान सवाल है। आराधना ने कहा फिर से, आराधना बड़ा इजी सवाल था, इसमें कुछ नहीं करना था, एक बार रिपीट देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। भागफल के एक प्रश्न में भाजक अपने भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है। तदनुसार यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य कितना होगा? तो भागफल के एक प्रश्न में भाजक अपने भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। ओके, अभी आप जानते हैं ना, अगर मैं बात करता हूं भाज्य की, भाज्य क्या होता है? भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल, यही तो निकालते हो आप। अगर आप भाज्य की बात करते हैं, यहां पर भाज्य होता है, यहां पर आप भाजक होता है, यहां पर आप भागफल निकालते हैं और यहां पर आप शेष निकालते हैं।
यही तो करते हो। तो अब सब जानते इसकी गुणा इसमें प्लस ये। तो अब आपके सामने ये तो मेन प्रॉपर्टी हो गई। उसने क्वेश्चन में क्या कहा उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन में भैया जी कह रहे हैं कि उस प्रश्न में भाजक जो है वो क्या है, भागफल का 10 गुना है, 10 गुना भागफल है। समझते रहना, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। आप करेंगे तो बड़ा मजेदार से होगा और आसानी से कर लेंगे। और ये जो भाजक है ना, ये बड़ा अत्याचारी है, क्योंकि ये सबके साथ रिश्ते बना रहा है। इसने कहा 5 गुना शेष। अब आगे वाले स्टेज पर करें, शेषफल तो 46 है और यहां पर शेषफल दिया है आपको 46। तो अगर मैं आपसे भाजक निकालूं तो आप निकाल लेंगे ना, 5 इंटू 46। आपने कहा निकाल लेंगे सर, 230, 4 पंजे 20, 6 पंजे 30। अब आपको दो चीज पता लग गई। क्या क्या पता लग गया आपको? पता लग गया भागफल 46, शेषफल 46 है और भाजक 230 है। अब मुझे क्या ढूंढना है भाई? ये और निकल आए तो मेरा सवाल बन जाए, ये तो निकल आएगा। अगर मैं इससे देखूं, ये जो ऊपर मैंने ब्रैकेट में बंद किया है, तो इससे क्या होगा? अगर मैं भागफल भी निकालना चाहूं तो वो भाजक बटा 10 हो सकता है, यानी 230 बटा 10 हो सकता है, यानी 23। अब आपको सारी वैल्यूज पता लग गई। आपको भाज्य निकालना है, भाजक आपको पता है कितना है, आपने कहा भाजक है 230, मल्टीप्लाई भागफल भी आपको पता है कितना, 23, और शेष भी पता 46। तो आपने सॉल्यूशन कर सकते हैं ना। 23 0 0, 23 3 69, 6 23 दूनी 40 और 6 52, और उसमें जोड़ दिया आपने 46, और आपका सवाल बन गया 6 3 3 5, यानी ऑप्शन नंबर डी। अभी समझ में आया भाई सब लोगों को? हाँ, बात समझ में आई? ये कैडमिन पुराने मैडम का आंसर है जिन्होंने पहले पढ़ा। इज इट क्लियर? तो समझ में आया ना सवाल? किसी को कोई तो हो नहीं रहा इस सवाल पर बवाल? उत्तर कर देगा माला माल। एक एक चीज क्लियर हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रिस्टल क्लियर है ना? बहुत बढ़िया से आगे बढ़ता हूं, एक और सवाल आपके समक्ष रखता हूं और देखते हैं आपका जवाब मुझे क्या मिलते हैं इन सवालों के लिए। लेट्स सी व्हाट विल बी योर आंसर। ओके, हियर वी गो विद न्यू क्वेश्चन फॉर यू गाइस। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। 124 की पावर 372 प्लस 124 टू द पावर 373 के योग में यूनिट प्लेस क्या है, इकाई का अंक क्या है? फाइंड आउट द यूनिट प्लेस in the sum of 124 to the power 372 plus 124 to the power 373 which is the following right answer। और ये सवाल आपको एग्जाम बेस्ड है। एग्जाम में हमेशा आप देखते होंगे किसी ना किसी एग्जाम में ये चुपचाप से आ जाता है और चुपचाप से आके आपको चुपचाप से परेशान भी कर जाता है। अब यहां पर आपको परेशान नहीं होने का, आपको सवाल को बड़े प्यार पूर्वक, बड़ी इज्जत बख्शते हुए इस सवाल को करना है। कैसे? हमने आपको पढ़ाया है ना कि जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो सिर्फ यूनिट प्लेस से मतलब रखते हैं हम लोग। तो यानी यूनिट प्लेस 4 और उसकी पावर कितनी है? 72। हमें सिर्फ बेस वैल्यू से यूनिट प्लेस और पावर से 2 नंबर लेने पड़ते हैं। वही उत्तर ये देगा, वही ये देगा, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। प्लस अभी क्या 4 टू द पावर 73। अब ये तो आप सब जानते हैं कि भाई अगर किसी भी इवन नंबर की पावर, ये मैं हर बार हमेशा लिखता हूं, इवन नंबर की पावर 4 या उसका मल्टीपल होगा तो हमेशा 6 यूनिट प्लेस आएगा। ऑड नंबर की पावर 4 या उसका मल्टीपल होगा तो हमेशा प्लेस वैल्यू आपका 1 आएगा, यूनिट प्लेस। इज इट क्लियर? तो ये तो 4 की पावर 72 ही है, तो ये तो 72 18 चौक 72 4 का मल्टीपल है, तो ये तो हो गया 6 प्लस। अब इसको करें, अब 4 की पावर 72 तो कटता है लेकिन 4 की पावर 1 बच जाता है, क्योंकि 4 की पावर 72 4 से कटने वाली संख्या है। तो 6 प्लस 6 गुणा 4, तो 6 प्लस 24 बराबर 30, और इकाई का आया 0। बहुत बढ़िया, बात समझ में आ गई? तो अगर आपने ये यूनिट प्लेस अभी नहीं सीखा है तो प्रीवियस में मेरी प्लेलिस्ट दी हुई है, आप प्लेलिस्ट सर्च करिएगा मैथमेटिक्स बाय ललित कुमार सर, तो आपको ये सारे यूनिट प्लेस वाले सवाल मिल जाएंगे बिना किसी देरी के। यू जस्ट सर्च एंड फाइंड आउट योर आंसर्स, इजीली यू कैन गॉट इट। ओके, तो कैसे यूनिट प्लेस निकालते हैं हम आपको सिखा चुके, प्रीवियस वीडियो में आप जाकर देख लीजिएगा। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर, जल्दी से हुक्म की तामील हो, सवाल को आगे किया जाए। ओके,
जिल्ले इलाही का आदेश जरूर करेंगे आगे। लीजिएगा सवाल। निम्न पाई चार्ट एक व्यक्ति के खर्चों को प्रदर्शित करता है। उसकी कुल आमदनी 28,000 रुपए है। यदि वह 4,900 रुपए की बचत करता हो तो एक्स का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। The following pie chart shows a person's experiences. His total income is rupees 28,000. If it is rupees 4,900 saves, then the value of x is what? और आप सभी जानते हैं सवाल को कैसे कर सकते हैं आप। चलो शुरू करते हैं कहानी और देखते हैं कैसे होता है। अगर हम सवाल की बात करते हैं तो समझने की कोशिश करिएगा। ये जो सवाल यहां पर दिया है ना, ये वाला बीच वाला, किसी भी व्रत के ये पाई चार्ट है और किसी भी व्रत के या पाई चार्ट के जो अंदर चीजें होती हैं, इस केंद्र पर बनने वाले सभी कोणों का टोटल 360 होता है। ये बात समझ में आ गई। उसने कहा टोटल खर्चा कितना है, उसने कहा टोटल तो 28, इन सबको जोड़ेगा तो 28,000 है। और उसकी बचत कितनी थी, ये वाली थी। बचत कितनी होगी, आपने कहा 4,900 है। अब आपको एंगल निकालना है भाई। टोटल तो ये बन गया, तो इस एंगल में कितना, ये 4,48,000 में से आया और 360 में मल्टीप्लाई कर दूं तो उस एंगल का मुझे पता लग जाएगा जिस एंगल से इसको निकाला गया था। सही बात है कि गलत, हाँ कि ना, जल्दी से बता दो जिससे कि मुझे भी समझ में आ जाए कि आपको समझ में आ रहा है। बहुत बढ़िया। तो देखो 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0। अब 7 7 49, 7 चौके 28 और 4 नाम 36 और 9 7 63 डिग्री, यानी इस x की वैल्यू 63 डिग्री होनी चाहिए। क्या ऑप्शन ओके? ये जो डिग्री लग रहा है इसको डिग्री मानना, तो ये 63 डिग्री यानी ऑप्शन नंबर सी। कोई जवाब नहीं दे रहा, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? ये सन्नाटे में क्यों बैठे हो? सोने का टाइम हो गया क्या है? जागो 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 जागो, सुबह हो गई, जल्दी से चाय पी लो, नहीं तो चाय ठंडी हो गई। चलो आपके मतलब का एक सवाल, बहुत ही इजी सा सवाल दे रहा हूं। 1 किलोग्राम आम का क्रय मूल्य, दो बड़े बड़े हो गए ना, अब छोटे छोटे से ले लो। 1 किलोग्राम आम का क्रय मूल्य 75 रुपए है। 4 किलोग्राम का मूल्य बता दो भाई। अब तो आम का सीजन है और आम सबको पसंद भी होता, कुछ दो हैं मेरे जिनको आम पसंद नहीं है, तो ये आम का सीजन चल रहा है और आम इस तरह से मार्केट में आ चुका है। अब इस आम की हम बात करें, आम को ऐसे हंसता हुआ नूरानी चेहरा बना देते हैं। अब मुझे बताओ, वो आप मार्केट में गए ठेले पर और आपने 1 किलो आम 75 रुपए के खरीदे, तो भाई ये 4 किलो आम कितने के मिले? आपने कहा 4 गुना 75, बोले जी 300 रुपए के ले आऊंगा मैं ऐसे आम, तो 300 रुपए दो और 4 किलो आम ले जाओ। क्या प्रॉब्लम आ गई? आराधना, अभी वो क्लासेस मेरी बंद चल रही हैं, अभी वो शुरू हो जाएंगे नेक्स्ट मंथ से, डोंट वरी। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर, थोड़ा सा पैडागॉजी भी हो जाए ना, ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि शिक्षण शास्त्र भी तो बहुत जरूरी है ना। सवाल तो दोनों में से आएंगे। तो पहला प्रश्न आपके समक्ष रखता हूं मैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है? और ये त्रिविम समझ का मतलब होता है दोस्तों स्पाइटल थिंकिंग। क्या होता है? स्पाइटल थिंकिंग। तो कौन सा इनमें से है जो स्पाइटल थिंकिंग को डेवलप करने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है? ए, मानचित्र पर शहरों का स्थान निर्धारण करना। बी, चंद्रमा के उदय होने का समय लिखना। सी, संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना। डी, बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना। ओके, तो देखते हैं। यहां सबको पता लगा है, ऑप्शन मिला है वकील जी का, मंजू पांडे, बहुत बढ़िया आराधना, वेरी नाइस। और सुशील जी ने कहा है के ऑप्शन है। के कौन सा ऑप्शन है भाई? चलो गलती से टाइप कर दिया होगा। हाँ, तो यहां पर सबने कहा डी, बिल्कुल समझ लो। देखो मैंने पहले भी बताया हुआ है, स्पाइटल थिंकिंग की अगर मैं बात करूं, स्थानिक समझ की बात करूं, स्थानिक संगठन की बात करूं, तो स्थानिक समझ जहां पर भी आ जाए तो बस एक चीज आप समझ लेना, और वो क्या है कि आपको आकृतियां के बारे में बात होगी। वहां आकृतियां डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होंगी, यानी शेप वहां इन्वॉल्व होंगी, आकृतियां वहां पर इन्वॉल्व होंगी।
तो यहां पर मानचित्र पर शहरों का स्थान का निर्धारण करना, तो आप सिर्फ दो शहरों के निर्धारण करने गणित कर रहे हैं। चंद्रमा के उदय होने का समय लिखना, तो यहां पर क्या आप टाइम नोट कर रहे हैं, टाइम रिलेटेड पढ़ रहे हैं। संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना, ये भी आप गणित का काम, लेकिन बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना, नहीं चित्र बनाना। और मैंने क्या कहा, जब भी आप चित्रकारी में जुड़ जाओगे तो आप समझ लेना आप स्पार्टल थिंकिंग कर रहे हैं। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी, एकदम सही और करारा जवाब। एक और सवाल भाई साहब आपके लिए ये रहा, हिंदू अरबी संख्यांकन प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। आप सभी जानते हैं ना, हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति को तो सब लोग जानते होंगे, ऐसा तो मेरा कोई साथी होगा जिसमें जो कोई ना जानता हो, है ना। तो इसमें आधार 2 यह योगात्मक प्रकृति का है, इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है। यह गुणात्मक प्रकृति का है, एक संख्या के अंकों की स्थिति का मान बताती है। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। तो देखते हैं आपका जवाब मुझे क्या मिलता है। ओके लेट्स सी, अभी देखते हैं क्या देते हैं जवाब। पहला योगात्मक प्रकृति का है, एकदम सही बात है, क्योंकि जितनी भी हम गणना करते हैं वो एडिटिव नेचर में होती है। आप उसमें एडिशन आराम से एडिटिव चीजों को बढ़ा के लिख सकते हैं। बात करें दूसरा, पानी भिजवा देना, पानी ओके। तो यहां पर क्या, इसमें आधार 2 प्रणाली का पालन किया जाता है। आपको नहीं लगता कुछ गड़बड़ हो रही है? आपको नहीं लग रहा यहां पर कुछ गड़बड़ सी लग रही है आप लोगों को? मुझे तो बिल्कुल लग रही है, क्योंकि इसमें आधार 2 प्रणाली का पालन किया जाता है। हाउ इट्स पॉसिबल? ये तो बाइनरी में होता है। अगर हम हिंदू अरबी गणना प्रणाली की बात करें, इसको तो दार्शनिक पद्धति कहा जाता है, और दार्शनिक पद्धति का तो 10 बेस होता है। ये तो गलत लिखा है ना। हाँ, ये मल्टीप्लिकेटिव नेचर में होता है, सही बात है, और इसमें संख्या का अंक जो है उसकी स्थिति बताता है, प्लेस वैल्यू बताता है। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। इसमें आधार 2 नहीं होता, इसमें आधार 10 होता है। बाइनरी नंबर को पढ़ते समय आधार 2 माना जाता है। इज इट क्लियर? बहुत ही खूबसूरत जवाब आप लोगों का यहां पर हुआ है। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। ये रहा, निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। मेरे पास 6 पेंसिल हैं, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक हैं। मनीष के पास कितनी पेंसिल हैं? ए तुलनात्मक घटा, बी व्यवकलित जमा, सी व्यवकलित घटा, या डी तुलनात्मक जमा। इनमें से आपको जवाब बताना है, आपका कौन सा जवाब होगा? तुलनात्मक घटा, व्यवकलित जमा, व्यवकलित घटा, तुलनात्मक जमा। In the following literally type of problem recognized, I have 6 pencils. Manish has 2 more than me. How many pencils does Manish have? Comparative minus, deferred sum, subtractive subtraction, and comparative sum. तो यहां पर देखते हैं क्या मिलता है। देखो समझना, मेरे पास ये थे मेरे टिल्लू, जिन्होंने टिल्लू बोला मेरे पास भैया जी 6 पेन हैं, और ये मनीष है, मनीष के पास मुझसे 2 ज्यादा हैं। 2 ज्यादा मतलब कितना हो गया? 6 तो मेरे पास है ही, मुझसे 2 और ज्यादा ही, मनीष के पास तो 8 हो गए ना। तो इसने कंपैरिजन कराना अपने पेन से मनीष के पेन का। और जब ऐसा कंपैरिजन होता है, जब ऐसी चीज सामने आती है, तो एक बात को याद रखिएगा, जब भी इस तरह की चीजें आपसे पूछी जाती हैं तो उसको कंपैरेटिव सम, तुलनात्मक जमा, क्योंकि यहां पर आपने देखा कि उसने बोला अधिक हैं, तो मुझसे ज्यादा हैं, 6 + 2 हैं, तो ये तुलनात्मक जमा। अगर वो बोलता कि मेरे पास 6 पेन हैं और मनीष के पास मुझसे 2 कम हैं, तो 6 में से 2 = 4 हो जाता, तो तब क्या कहते हैं? तुलनात्मक घटा। और डेफर्ड का मतलब क्या होता है? बचा हुआ। डेफर्ड यानी मेरे पास कुछ पेन, मेरे पास डेफर्ड मतलब बचा हुआ, डेफर्ड का मतलब एक्सेस। मेरे पास 5 पेन है, उसके पास 10 पेन है, मैंने अपने 5 पेन में से 2 पेन उसे दे दिए, मेरे पास कुल कितने पेन बचे? ठीक है ना। तो यहां पर 2 लोगों की बात नहीं होगी, यहां एक आदमी की बात होगी। यहां कंपैरिजन नहीं होगा, यहां कंपैरिजन होता है, वहां पर कंपैरिजन नहीं होगा। बस व्यवकलित जमा घटा में कंपैरिजन नहीं होगा। यहां मैं ही हूं, मेरे पास 5 पेन थे, मैंने 2 पेन किसी को दे दिए, तो मेरे पास कितने पेन है? दोनों में अंतर समझ गए ना? ये बड़ा कंफ्यूज करता है सवाल।
बात समझ में आ गई ना? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल, निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है? विच ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल रीजनिंग इज द पॉइंटर? एबिलिटी टू रेशनाइज मैथमेटिकल प्रोसेस, यानी गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता, परिकलन में निपुणता की क्षमता, विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों का प्रत्यास्मरण करने की क्षमता, या गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा देने की क्षमता। इनमें से कौन सा गणित तर्कणा का सूचक है, यह आपको बताना है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और मैं चाहूंगा इन चारों ऑप्शंस को आप सही से दें। ओके, ए बी सी डी के रूप में आप लोगों के जवाब मिलने चाहिए यहां पर। लेट्स सी, अब समझना सवाल क्या पूछा है मैंने, कौन सा गणित तर्कणा का सूचक है? विच इंडिकेटर ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग, गणित प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता, परिकलन में निपुणता, विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों का स्मरण करने की क्षमता, या फिर गणित संकल्पनाओं को परिभाषा देने की क्षमता। तो राइट ऑप्शन मिलने लगा है मुझे ए। बहुत ही खूबसूरत जवाब, नो का ए ही होना चाहिए। आपने कहा ए तो बिल्कुल ए ए ए ए ए ए ए ए। क्यों? क्योंकि गणित की तर्कणा का मतलब ही ये होता है कि बालक लॉजिकल रीजनिंग करे, बालक लॉजिकल थिंकिंग करे और बालक लॉजिकली सोचे। तो ये बालक जो लॉजिकली सोचता है उसी को बोलते हैं गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई ना सबको? आसान सवाल लग रहे हैं अब तो। अब एक और बढ़ जाए, आपकी तरफ आ जाए, नया सवाल, नया अंदाज आपकी तरफ। एक और प्रश्न मेरी तरफ से साहब, ये रहा। प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानी, द डिजायरेबल थिंग कौन सी है? वांछनीय आपको बताना, डिजायरेबल थिंग इसको बोलते हैं और मैं चाहूंगा इस डिजायरेबल थिंग को आप बताएं। ए, अध्यापक को प्रारंभ में सरल आकृतियों की स्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए और उदाहरण दिखाने चाहिए। बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वो दिक् स्थानों की अंतर्दर्शी समझ को विकसित कर सकें। प्राथमिक स्तर पर व्यापक ज्यामिति शब्द संग्रह का विकास करना और उद्देश्य नहीं होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति को सरल मूलभूत आकृतियों की पहचान तक सीमित रखना चाहिए। Of teaching geometry at primary level, identify the desired process for A. The teacher initially gets simple shapes, should give a clear definition of and show examples. Abundant opportunities should be given to the children to have an in-depth understanding of the workplace can develop. It should not be the objective to develop comprehensive geometric vocabulary at primary level. At the primary level, geometry should be limited to the identification of simple fundamental shapes. तो यहाँ पर हाँ गणित तार्किक होता है और यहाँ पर जवाब मुझे डी मिल रहा है। ओ ओ ओ क्या बात है। देखिए, वांछनीय का मतलब होता है डिजायरेबल, यानी एसेंशियल नहीं है। ये तो एसेंशियल है, जो ए पढ़ रहे हो ना, दिस इज एसेंशियल, जो नेसेसरी ही है। यानी टीचर को जब ज्योमेट्री पढ़ानी होगी तो एसेंशियल ये है कि वो सरल आकृतियों के बारे में परिभाषा दे। लेकिन डिजायरेबल क्या, बच्चे से क्या चाहते हो? क्या बच्चे को एबिडेंट अपॉर्चुनिटीज, यानी आप उसका पूरा मौका दो कि वो दिक् स्थान को की जो अंतर्दर्शी समझ है, यानी जहां पर वो जाता है वहां से कुछ लॉजिकल क्रिएट करे। क्लास में है तो क्लास से कुछ लॉजिकल थिंकिंग करे, आत्ममंथन करे, आप उसको ऐसा मौका दो और यही जरूरत है। राइट ऑप्शन था बी। डी सही जवाब नहीं है, बी इज द राइट ऑप्शन, नॉट डी। क्लियर? इट्स बी नॉट डी। बढ़िया, एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए देखते हैं वन मोर क्वेश्चन फॉर you guys. Okay, 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 let's see. एक और सवाल, निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? देखो, ये और एक चीज आ गई आपके सामने जो आपको सच में परेशान कर सकती है। तो निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संकल्पना से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है और ये हमें आपसे सुनना है।
तो देखते हैं आप मुझे क्या सुनाते हो, मैं आपको क्या बताता हूं। ओके, पहला संरक्षण, संरक्षण। दूसरा होता है मापन, तीसरा वर्गीकरण और चौथा वर्ग समावेश। इनमें से मैं इंग्लिश में बोल देता हूं इसको, एक बार इंग्लिश में भी देख लीजिएगा। अंग्रेजी की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा है, दैट इज कंजर्वेशन, मेजरमेंट, क्लासिफिकेशन या क्लास इंक्लूजन। इनमें से कौन सा है जो प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? संरक्षण, मापन, वर्गीकरण या वर्ग समावेश। विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशियल नंबर कंसेप्ट नॉट रिलेटेड टू व्हाट? तो देखते हैं आपका जवाब क्या आता है। और यहां पर जवाब आपका आने लगा ABCD के रूप में मैं देख रहा हूं, और यहां पर थोड़ा सा हम देख रहे हैं क्या बात होगी। लेट्स सी व्हाट विल बी द राइट आंसर। तो यहां ये सवाल 2 बार एग्जाम में आया है, लेकिन यहां पर इसका उत्तर क्या है, दैट इज मापन। बी इज द राइट ऑप्शन। बी इज द मेजरमेंट। ओके, मापन यहां पर हम बात करेंगे। तो भाई संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है संरक्षण, मापन। मापन क्यों नहीं है? क्योंकि मापन प्रारंभिक संख्या तो 1 इकाई 2 इकाई कुछ नियम पढ़ लिए ये हो जाता है, लेकिन ना 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 ना, आपने संरक्षण जरूर पढ़ा हो, कंजर्वेशन, लेकिन वहां पर मापन नहीं था। क्योंकि मापन का कंसेप्ट कक्षा 3 से शुरू होता है, जहां पर आप मापन करते हैं, मेजरमेंट की यूनिट पढ़ते हैं, है ना, मेजरमेंट यूनिट पढ़ते हैं। कौन सी यूनिट पढ़ते हैं मेजरमेंट की, जानते हैं ना? मेजरमेंट यूनिट 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीलीटर, मिलीलीटर, जैसे भी आप पढ़ते हो वो कक्षा 3 से शुरू हो जाते हैं आपके। लेकिन कंजर्वेशन जो है वो संरक्षित नियम है जो बच्चा कक्षा 2 में ही सीखना शुरू कर देता है, इसलिए यहां पर मापन जो है वो इसका पार्ट नहीं माना जाता है। इज इट क्लियर? समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया। तो कंजर्वेशन इज नॉट द पार्ट, सॉरी, मेजरमेंट इज नॉट द कंसेप्ट ऑफ इनिशियल नंबराइजेशन। बढ़िया, एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। संख्यांक और संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? एक, संख्यांक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बी, संख्या को विभिन्न संख्यांकों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। 2 यहां पर आपको कथन दिए गए हैं, निष्कर्ष क्या है, कंक्लूजन क्या है? ए, बी शुद्ध है और ए अशुद्ध है, ऑप्शन नंबर बी। ए और बी दोनों ही अशुद्ध है। सी, ए और बी दोनों ही अशुद्ध हैं। और डी, ए शुद्ध है और बी अशुद्ध है, यानी ए इज राइट एंड बी इज रॉन्ग। तो देखते हैं आपका जवाब कौन सा होगा, क्या देते हैं इसका आप जवाब, ये तो आपके पास है सवाल। लेट्स सी व्हाट विल बी द राइट आंसर। संख्यांक और संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अब देखो मैं पहले बता देता हूं, ये जो संख्यांक है, ये जो संख्या है, इन दोनों में अंतर समझ लो। संख्या क्या है? संख्या एक अंक है, अंकों का संग्रह जिसको आप लिखते हैं, और जनरली आप उसको नंबर से जानते हैं। लेकिन संख्यांक क्या है? किसी भी संख्या को प्रदर्शित करने का तरीका, संख्या को प्रदर्शित करने का तरीका, द वे टू रिप्रेजेंट ए नंबर ऑलवेज नोन एज संख्यांक। जैसे आपने लिखा 27, तो आप इसको 27 लिख सकते हैं। आप इसको 27 लिख सकते हैं, 27। आप इसको 10, 20, 5, 27 लिख सकते हैं। आप इसको 2 दहाई 7 इकाई लिख सकते हैं। ये डिपेंडेंसी आप पर है, यानी किसी भी संख्या को लिखने का तरीका संख्यांक कहलाता है। तो एक संख्यांक के तो बहुत सारे संख्यांक हो गए, एक संख्या के तो बहुत सारे संख्यांक हो गए ना, 27 भी है, 27 भी, ये भी, ये भी है। तो एक संख्या के बहुत सारे संख्यांक हो सकते हैं। वहीं एक संख्या को प्रदर्शित करने का तरीका संख्यांक कहलाता है। तो दोनों ही सही हो गए ना। संख्यांक एक प्रतीक है जिस संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, और बी एक संख्या को विभिन्न संख्याओं के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो दोनों ही सही हैं। राइट ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी।
ए और बी दोनों ही शुद्ध हैं, डी ऑप्शन नहीं होगा। भाई तेजी से आपने जवाब दो, आप तो बड़े सुस्त हो रहे हो, क्या बात है, आपके जवाब मुझे नहीं मिल पा रहे हैं, इतना सुस्त कैसे हो आप लोग, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, इतना सुस्त तो नहीं होने को बनता है। सही सही दो भाई जवाब। बढ़ते हैं आगे, एक और सवाल आपके स्क्रीन पर रखते हैं और देखते हैं। वन मोर क्वेश्चन फॉर यू, क्या होता है इसका जवाब, जल्दी से दीजिएगा साहब। निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय प्रक्रम नहीं है? ए कंठस्थ करना, दो आकलन करना, सी पक्षांतरण करना, या डी मानस दर्शन। इनमें से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है? ए बी सी डी के बारे में, रोट लर्निंग, टू असेस, ट्रांसफर, विजुअलाइजेशन। अंग्रेजी में भी बता दिया है और ये तो सब जानते हैं, इतने सुस्त होकर आंसर दोगे तो कैसे पढ़ोगे, मैं समझ ही नहीं पाता हूं। एनसीएफ ने क्या कहा? एनसीएफ 2005 ये कह के गया है कि भैया रोट लर्निंग बिल्कुल ही मना है, रट्टा रंग विद्या बिल्कुल बंद है, यानी कंठस्थ करना सही बात नहीं, यानी कंठस्थ करना गलत बात है। इज इट क्लियर? तो कंठस्थ करना एनसीएफ के अकॉर्डिंग गलत बात है। तो राइट ऑप्शन मंजू, बहुत अच्छे से कहा आपने, ए, एकदम बढ़िया। अब बढ़ते हैं आगे, एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। योग पर निम्नलिखित शाब्दिक समस्या को पढ़िए। एक योग पर समस्या दी गई, उस समस्या को पढ़िए। एक टोकरी में 15 संतरे हैं, दूसरी टोकरी में 17 संतरे हैं, सब मिलाकर कितने संतरे हुए? आजकल तो आम चल रहे हैं, तो महंगे से लगते हैं मुझे। एक 9,950 रुपए वाले मोबाइल फोन की कीमत में बजट के बाद 375 की वृद्धि हो गई। नई कीमत क्या है? इनमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, दोनों ही योग की समुच्चय संरचना को प्रदर्शित करते हैं। दो, दोनों ही योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करते हैं। तीन, ए योग की संवर्धन क्षमता को प्रदर्शित करता है और बी योग की समुच्चय संरचना को प्रदर्शित करता है। डी, ए योग की समुच्चय संरचना को प्रदर्शित करता है और बी योग की संवर्धन क्षमता को या रचना को प्रदर्शित करता है। तो देखते हैं आपका जवाब क्या बनता है, तेजी के साथ दीजिएगा जवाब। बहुत ही खूबसूरत सवाल है, एग्जामिनेशन में इनमें से सवाल फंसना है, इस बात को सभी लोग नोट कर लो। एक कपड़ा ले आओ और गांठ बांध के रख लो, याद रहेगी ना, भूलोगे नहीं। तो यहां पर सी ऑप्शन मिलता है, देखो तो यहां पर सी ऑप्शन थोड़ा सा मुझे मिला है 14 का, लेकिन वो गलत जवाब है। 14 इज नॉट द राइट आंसर। करेक्ट आंसर इज डी। क्यों? क्योंकि जब आप एक जैसी प्रॉपर्टी की चीजों को एक साथ रखते हैं, याद रखिएगा, जब आप एक जैसी प्रॉपर्टी की चीजों को एक साथ रखते हैं तो उस प्रक्रिया को समुच्चयन कहते हैं। क्लियर? तो आपने क्या देखा? आपने देखा एक टोकरी में 15 संतरे हैं, दूसरे में संतरे हैं, जब दोनों को मिलाया गया तो आम को आम में मिलाया गया, संतरे को संतरे में मिलाया गया, अंगूर को अंगूर में, केले को केले में, तो हमेशा समुच्चयन होगा। एक जैसे ही चीजों को दूसरी चीज में मिलाने पर हमेशा क्या होता है? एग्रीगेशन, समुच्चयन होता है। जबकि किसी चीज के प्राइस को एकदम से बढ़ जाना, किसी की कीमत में वृद्धि हो जाना, ये सब संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत, बी गलत, सी एकदम गलत जवाब था, डी एकदम सही जवाब है। क्लियर है भाई? डी समझ में आया क्यों था डी? आगे बढ़े अब। हाँ जी जी जी, सवाल का उत्तर हो गया है डी डी डी। ओके, आगे बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ। ये रहा आपका नया सवाल, संभालिए अपने आप को, दीजिएगा सवाल के जवाब को। प्याजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानिए। प्याजे के संदर्भ में रखना, अपने संदर्भ में नहीं, प्याजे साहब के संदर्भ में आपको बताना है। ए, भार के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है। 2, लंबाई के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है। 3, भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है। 4, आयतन के संरक्षण की समझ द्रव्यमान के संरक्षण से पहले आती है। इनमें से सही जवाब कौन सा? ए बी सी डी के रूप में आपका जवाब कौन सा आता है? तो समझ लेना,
सही कथन को पहचानना है। देखो, जब आप बच्चे प्याजे आपको पढ़ाते थे प्याजे के अकॉर्डिंग, तो प्याजे की 4 अवस्थाएं तो हैं। एक होती गति संवेदी, है ना। दूसरी कौन सी होती है? आपने कहा पूर्व संक्रियात्मक, जिसको आप प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, इसको सेंसर मोटरी बोलते हैं। तीसरी हो गई आपकी मूर्त संक्रियात्मक, और चौथी कौन सी होती है? अमूर्त संक्रियात्मक। यानी पहली स्टेज गति संवेदी यानी सेंसर मोटरी, दूसरी वाली होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरी होती है कॉन्क्रीट, और चौथी होती है एब्स्ट्रैक्ट। ये सारी स्टेजेस होती हैं। अब इसके आधार पर बताना कि बच्चा किस किस क्रम से पढ़ता है। तो आपने पहले भार पढ़ा के लंबाई, इतना सा जवाब दे दो। आपने भार पढ़ा के लंबाई, आपने कहा सर सबसे पहले हमने भार पढ़ा, लंबाई पढ़ी, ये सबसे पहले संख्याएं पढ़ी। आपने कहा सबसे पहले संख्याएं पढ़ी थी सर हमने, यही तो बोलोगे, क्योंकि भार बाद में पढ़ाया जाता है, पहले संख्याएं पढ़ाई जाती हैं। तो आपने पहले संख्याएं पढ़ाई होंगी, उसके बाद आप लंबाई के संरक्षण की समझ संख्याओं से पहले कैसे आ सकती है? पहले संख्या पढ़े होगे 2 4 6, जब भी तो मीटर सेंटीमीटर समझे होगे। तो यानी ये भी गलत है। भार के संरक्षण की समझ आयतन से पहले आ सकती, बिल्कुल एकदम सही बात है। क्योंकि भार स्टार्टिंग में कक्षा 2 से कक्षा 3 से स्टार्ट कर दिया जाता है, जबकि आयतन कक्षा 5 का टॉपिक है। इज इट क्लियर? तो राइट ऑप्शन क्या था? ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को भाई? हो तो मुझे बता दो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। ऑल ऑफ यू आर रेडी? वन मोर क्वेश्चन फॉर यू, और देखते हैं क्या देते हैं इसका जवाब एकदम स्टार्टिंग से। एक और सवाल, कक्षा 2 की शिक्षिका ने अपनी विद्यार्थी को 4 इकाई और 3 धाई लिखने के लिए कहा। कुछ विद्यार्थी ने 34 के स्थान पर 41 लिखा। एक शिक्षिका के रूप में आप इस विद्यार्थी से कैसे संकल्पना को कैसे समझाएंगे? चलो शुरू हो जाओ। कैसे समझाएंगी? प्रश्न ये है। उन्हें बताएंगी कि यह गलत है, और फिर उन्हें सही उत्तर को 5 बार लिखने के लिए कहेंगी। हमेशा दाई और इकाई के स्थानों में लिखना सिखाएंगी, जिससे कोई परेशानी ना हो। स्तंभ विधि में अध्यापक करने के लिए बहुत सारे प्रश्न देंगी। ये विद्यार्थी को गिनतारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगी, और फिर लिखने के लिए कहेंगी। देखते हैं जवाब क्या मिलता है। विद्यार्थी को गिनतारा पर प्रदर्शित करने के लिए क्या कहेंगे? अब देखो सवाल आपके सामने है। सवाल है 34 के स्थान पर उसने 41 लिख दिया, तो क्या करेंगे? देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपको। जवाब नहीं आ रहे आप लोगों के, बड़े सन्नाटे में हो। चलो बता देते हैं। देखो, अगर उसे 34 के स्थान पर 41 लिख दिया, तो आप क्या करेंगे? उसे बताएंगे गलत है, उसे फिर 5 ना, देखो 5 बार लिखने के लिए नहीं कहेंगे। हमेशा दाई और इकाई के स्थानों में लिखना सिखाएंगे, जिसकी गलती ना हो। स्तंभ विधि में अभ्यास करने के लिए बहुत सारे प्रश्न देंगे ना। गिनतारे पर वेरिफिकेशन होता है सवाल का, बस। राइट ऑप्शन बी। हमेशा दाई और इकाई के स्थानों में लिखना सिखाएंगे, जिससे कोई गलती ना हो, परेशानी ना हो। इज इट क्लियर? बात समझ में आई? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। एक और सवाल आपके सामने, 16वां सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी बिंदु सबसे छोटी है? चलो बताओ। इससे आसान सवाल और क्या दूं मैं? अब तो मुझे सर पकड़ना पड़ेगा आपने, अगर इससे आसान सवाल मेरे सर में दर्द हो जाएगा, मुझे आपस में पढ़ना पड़ेगा ऐसे करके। ओ हो। 16वां सवाल देखो। अब इस सवाल को करने की अगर हम बात करते हैं, 24/25, 10/11, 99/100 और 68/69। क्लियर? जब ऐसा सवाल मिल जाता है तो हम क्या करते हैं? हमने आपको 2 तरीके बताए हैं, 3 तरीके। एक तो एलसीएम का है। अब ये एलसीएम तो बहुत बड़ा, कहां तक लेंगे तो एलसीएम तो मुश्किल पड़ जाएगा। दूसरा हमने बताया था आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकालें, लेकिन यहाँ गुणा बहुत बहुत बड़ी है, ये भी दिक्कत करेगा। हमने क्या दिमाग लगाया? हमने देखा इनका डिफरेंस देखते हैं। आपने देखा 1 का डिफरेंस,
सभी में एक का डिफरेंस है ना, बस सवाल हो गया आपका, चुटकी होगा, कुछ नहीं करना आपको। अब जिस भिन्न का अंश बड़ा है वो सबसे बड़ी है, जिसका अंश सबसे छोटा है वो छोटी भिन्न है। तो यहाँ पर देखा अंश किसका बड़ा है, ये सबसे बड़ी, और छोटा ये वाली सबसे छोटी। क्लियर है भाई, समझ में आ गई बात। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, 10/11। इज इट क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, बात समझ में आ गई। ओके, तो भी बात समझ में आपको आनी चाहिए, यही मैं चाहता हूं और मैं यही उम्मीद करता हूं। आज का मैं सेशन यही रोकूंगा क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा लग रहा है, मुझे डाउन हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं बाकी आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। ओके, तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आसानी से जिंदा दिल रहिए। दीजिएगा इजाज़त, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।